अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, पारंपरिक कंप्यूटर में सीआरटी मॉनिटर होते थे। सीआरटी का अर्थ है, सीआरटी का अर्थ क्या होता है? सीआरटी का अर्थ होता है दोस्तों कैथोड रे ट्यूब। ठीक, कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है। सीआरटी का फुल फॉर्म क्या होगा? सीआरटी का फुल फॉर्म होगा कैथोड रे ट्यूब। ठीक, चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। सीआरटी का पूरा नाम कैथोड रे ट्यूब है। सीआरटी एक वैक्यूम ट्यूब है जिसमें एक या अधिक इलेक्ट्रॉन गन होती है, जिसमें से बीम को फास्फोरेसेंट स्क्रीन पर इमेज को प्रदर्शित करने के लिए हेरफेर किया जाता है। टेलीविजन सेट पर सीआरटी को आमतौर पर पिक्चर ट्यूब कहा जाता है। ठीक है, पिक्चर ट्यूब भी कहते हैं इसको। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में गैफ का प्रयोग किया जाता था। तो किसका प्रयोग किया जाता था? वो किया जाता था निर्वात नलिकाओं यानी वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया जाता था। ठीक, इसका ए ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी पर आधारित थी। दूसरी पीढ़ी पर आधारित थी, तो क्या आधारित था दूसरी पीढ़ी पर? प्रथनको यानी ट्रांजिस्टर। ठीक, ट्रांजिस्टर पर आधारित थी। ठीक, चलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? ये किया था डगलस एंग्लेबर्ट ने। डगलस एंग्लेबर्ट। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ प्रतिस्थापित या इंस्टॉल किया गया था? भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों, एक मिनट, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में। ठीक, कहाँ किया गया था पहला कंप्यूटर भारत में? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। वर्ष 1952 में भारत में कंप्यूटर की शुरुआत भारतीय सांख्यिकी संस्थान इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता से हुई। इस आईएसआई में स्थापित होने वाला पहला एनालॉग कंप्यूटर भारत का प्रथम कंप्यूटर था। ठीक, चलिए तो भारत में सबसे पहले कहाँ किया गया? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक 2018 में स्थापित भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है? 2018 में देखिए पूछा है सबसे सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो वो था प्रत्यूष। ठीक, प्रत्यूष जो है 2018 में स्थापित सबसे तेज कंप्यूटर था, सुपर कंप्यूटर। इसकी व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या ये देखिए कि में भारत में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि है। कौन सा है? परम सिद्धि है। इसे पुणे स्थित सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर के मुख्यालय में स्थापित किया गया है। तो वर्तमान में कौन सा है? परम सिद्धि। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, 3G, 4G और 5G की मोबाइल प्रौद्योगिकी श्रृंखला में जी का क्या अर्थ होता है? तो जी का क्या अर्थ होता है दोस्तों? जी का अर्थ होता है जनरेशन। जी से जनरेशन, इसका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। 3G, 4G, 5G में जी का अर्थ जनरेशन होता है जब भी किसी फोन में नई तकनीक आती है तो उसे नेक्स्ट जनरेशन
स्मार्टफोन कहा जाता है। जैसे नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसका वर्जन अपग्रेड कर दिया जाता है। इस टेक्नोलॉजी के बदलाव के साथ साथ नए आने वाले फोन में भी काफी बदलाव आता है। कोई बहुत व्याख्या वो नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने में मुख्यतः संबद्ध है? देखिए, फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए, कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में, ठीक है, एनालॉग को किस में करता है, एनालॉग को डिजिटल में करता है, परिवर्तित करने में मुख्यतः संबद्ध है, तो कौन सा होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। ये दोनों काम करता है, एनालॉग का और डिजिटल दोनों काम करता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 1943 में जे डब्ल्यू मॉचली और जे प्रेस्पर इकर्ट द्वारा बिना किसी भी यांत्रिक हिस्सों के बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा गया? तो ये कहा गया था ENIAC, ठीक, ENIAC। देखिए, ये 2018 के ग्रामीण विकास अधिकारी का जो एग्जाम हुआ था उसके सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, तो ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही होगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटरों की दूसरी पीढ़ी सेकेंड जनरेशन किस दौरान देखी गई थी? तो सेकेंड जनरेशन ये दोस्तों 1956 से 1963, सेकेंड जनरेशन कब हुआ था, 1956 से 1963, कंप्यूटर की दूसरी जनरेशन, दूसरी पीढ़ी का समय था ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, गैप दिया है, वर्ष से तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग शुरू किया गया था। अब तृतीय पीढ़ी का कब शुरू हुआ, तो ये शुरू हुआ था 1965 से 71। देखिए किसमें ऑप्शन है, ये बी, ठीक, 1965 से 71 में तीसरी पीढ़ी आई थी, ठीक। और प्रथम पीढ़ी कब आई थी, अभी आप लोग ऊपर पढ़े हैं, देख लीजिए फिर से, 1956 से 63, ठीक, और तीसरी पीढ़ी 63 से 71, ठीक। इसको 65 भी आएगा, 65 से 71 रहेगा तो 65 71 करिएगा, 63 से 71 रहेगा, 63 से 71 ऑप्शन रहेगा तो उसको करिएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष IITM भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान में स्थापित किया गया था। तो कहाँ के मौसम विज्ञान इसमें स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था पुणे के, ठीक है, पुणे का जो भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान है वहां पे स्थापित किया गया था। इसका डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। कौन सा सुपर कंप्यूटर था ये, प्रत्यूष, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है वो कौन सा नियम है जो बताता है कि प्रोसेसर की गति या कंप्यूटर की समग्र प्रसंस्करण शक्ति प्रत्येक 2 वर्ष पर दुगनी हो जाएगी? वो कौन सा है, वो है दोस्तों उसका होगा इंटेल के संस्थापक, बी ऑप्शन सही है, बी यानी मूर का नियम, ठीक, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, वह कौन सा नियम है जो बताता है कि प्रोसेसर की गति, जो प्रोसेसर होता है कंप्यूटर में उसकी गति कंप्यूटर की समग्र प्रसंस्करण शक्ति प्रत्येक 2 वर्ष पर दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। वो किसने बताया था, वो बताया था मूर का नियम, मूर महोदय ने बताया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार, इसका उपयोग आमतौर पर द्विआधारी संख्या प्रणाली का उपयोग करके मात्राओं के साथ
जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है। तो कौन सा होगा ऑप्शन? वो होगा डिजिटल। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसकी व्याख्या देख लीजिए। डिजिटल कंप्यूटर कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है। इसका प्रयोग व्यापार, बैंकिंग, शिक्षा, मनोरंजन आदि में किया जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर द्विधारी संख्या प्रणाली का प्रयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को समाधित करने के लिए किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया था? तो भारत में जो सुपर कंप्यूटर था उसे परम दिया गया था, परम नाम। जो भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर था उसका नाम परम था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। परम 8000 को भारत का सुपर कंप्यूटर माना जाता है। यह 1991 में सीडैक द्वारा बनाया गया था। आदित्य भारतीय मौसम विभाग संस्थान पुणे द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, आदित्य किसके द्वारा बनाया गया था? भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे द्वारा। चलिए अब अगला देखते हैं दोस्तों। अब इनपुट आउटपुट से जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को हल करेंगे। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार का स्कैनर प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्ण, अंक और कोड पढ़ता है? क्या क्या पढ़ता है? वर्ण, अंक और कोड पढ़ता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर पत्रकों के लिए उनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है ऑप्टिकल रेक्टर, ठीक है, ऑप्टिकल रेक्टर रिकग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, ऑप्टिकल बारकोड रिकग्निशन और डी है मैग्नेटिक इंक। तो इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? जो वो होता है एग्जाम में मार्क रिकग्निशन। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही होगा, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किसी पेन या अन्य उपकरण से एक कागज के टुकड़े की सतह पर यांत्रिक गति द्वारा अत्यंत बड़े आरेखों या जटिल लाइन आर्ट को प्रिंट करने में किया जाता है? तो किसको किया जाता है दोस्तों? वो होता है प्लॉटर। ठीक, क्या होता है? प्लॉटर। फिर से क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किसी पेन या अन्य उपकरण से एक कागज के टुकड़े के सतह पर यांत्रिक गति द्वारा अत्यंत बड़े आरेख या जटिल लाइन आर्ट को प्रिंट करने में किया जाता है? तो वो होता है प्लॉटर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक इंक पैक्ड प्रिंटर नहीं है? इंक पैक्ड प्रिंटर नहीं है तो क्या है? इंकजेट जो होता है ये इंक पैक्ड प्रिंटर नहीं होता है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य परिचालन माइक्रोफोन उपकरण द्वारा संपन्न होता है? तो माइक्रोफोन उपकरण द्वारा कौन सा संपन्न होता है कार्य दोस्तों? इसका ऑप्शन देख लीजिए। ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है, कंप्यूटर स्क्रीन पर रेखाएं और आकृतियां बनाता है, सी है एक कागज पर छपे या लिखे गए अल्फा न्यूमेरिक वर्णों का पता लगाता है, बार कोड को पढ़ता है और उन्हें विद्युत पल्स में परिवर्तित करता है। ठीक, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन? ए जो पहला ऑप्शन है, ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है।
ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, दस्तावेज का प्रिंट लेने से पहले एक प्रमुख कदम है। अगर किसी चीज का प्रिंट आप ले रहे हैं तो उससे पहले क्या कर देंगे, दस्तावेज को अनसेव करना, पेपर को सेट करना, डॉक्यूमेंट का प्रिंट करना, क्या होगा, सेटिंग। ठीक है, ए और बी दोनों होगा इसमें, बोथ, ए बी सी। ठीक, दस्तावेज को अनसेव करना, पेपर सेट करना, डॉक्यूमेंट से प्रिंट करना, ये तीनों काम होगा। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फंक्शन की प्रयोग चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए किया जाता है। चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वो करते हैं F2 का। ठीक, किसका, F2, इसका सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। इसके साथ आप ये भी देख लीजिए दोस्तों, जो F4 की का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, प्रोग्राम को अथवा पेज को बंद करने के लिए अल्ट के साथ F4, ठीक, की का प्रयोग किया जाता है। और F1 की का प्रयोग किसी भी तरह के मदद के लिए किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस प्रकार का डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम होता है, तो होता है आउटपुट डिवाइस। अगला प्रश्न देखिए, प्रिंट देने के लिए क्या सिलेक्ट करेंगे। अगर कोई प्रिंट देना है तो क्या सिलेक्ट करेंगे, उसके लिए फाइल सिलेक्ट करेंगे, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, परिधीय उपकरण कार्य क्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिधीय उपकरण नहीं है। ए है माउस, बी है स्कैनर, सी है मुद्रक और डी है मदरबोर्ड। तो कौन सा नहीं होगा, ये कौन सा नहीं होगा दोस्तों, ये मदरबोर्ड नहीं होगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निर्देशों का एक संग्रह है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाला एक विशिष्ट कार्य है। ठीक है, आगे गैप दिया है, निर्देशों का एक संग्रह है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले एक विशिष्ट कार्य है, तो वह है प्रोग्राम। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता है। ऑप्शन है, निर्देश लगाना, निर्देश व्याख्या, डेटा को अस्थायी रूप से भंडारित करना, डेटा प्रसंस्करण संस्थान। तो क्या नहीं किया जाता है, डेटा निर्देश की व्याख्या। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई जिसे सीपीयू कहते हैं और मुख्य स्मृति के बीच एक बफर के रूप में कार्य करता है। बफर के रूप में कौन सा कार्य करता है, तो कैश स्मृति जो होती है वह बफर के रूप में कार्य करता है। ठीक, अब कैश मेमोरी की जो है ये व्याख्या देखिए, कैश मेमोरी एक विशेष प्रकार की तीव्र गति की मेमोरी होती है जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की गति को बढ़ा देती है। यह मेमोरी सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच एक बफर के रूप में कार्य करती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, एक प्रकार का लघु प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को उस समय नियंत्रित करता है जब से यह ऑन होता है और तब तक जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम उसे अपने नियंत्रण में न ले ले।
ठीक, तो क्या होगा वो BIOS, ठीक, BIOS इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउट सिस्टम, ठीक, क्या होता है बेसिक इनपुट आउट सिस्टम, ठीक। चलिए इसका अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में ALU का पूर्ण स्वरूप है। कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में ALU का पूर्ण स्वरूप है, तो क्या है वो है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्न में से कौन करता है। तो कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच कौन करता है, वो करता है BIOS, ठीक, BIOS इसका फुल फॉर्म क्या होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम BIOS। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए, BIOS पूर्ण रूप से बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। यह एक सॉफ्टवेयर है जिसे मदरबोर्ड पर बने अस्थायी रोम चिप में रखा जाता है। इसमें उपयोगकर्ता द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसे ही कंप्यूटर ऑन किया जाता है, बायोमास पासवर्ड तथा हार्डवेयर की जांच करता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम चालू करता है। इस तरह यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध स्थापित करता है। कौन सा BIOS फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कौन सी कोटि BIOS का सर्वोत्तम परिभाषित करती है, ठीक है, BIOS को सर्वोत्तम परिभाषित करती है, कौन सा फर्मवेयर, जो फर्मवेयर है यह BIOS को सर्वोत्तम परिभाषित करती है। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए, फर्मवेयर हार्डवेयर डिवाइस में अस्थायी रूप से इंस्टॉल किया जाता है। फर्मवेयर बैकग्राउंड किया जाता है, फर्मवेयर बैकग्राउंड में हार्डवेयर को कंट्रोल करने, संचालित करने या मेंटेन रखने के लिए होता है। यह प्रोग्राम किए गए निर्देशों का एक सेट है जो वीडियो कार्ड, BIOS कीबोर्ड या हार्डवेयर जैसे हार्ड ड्राइव जैसे हार्डवेयर डिवाइस में प्रयोग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ALU का विस्तृत रूप क्या होगा। ALU का विस्तृत रूप क्या होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक, क्या होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से क्या BIOS की भूमिका का वर्णन करता है। BIOS की भूमिका का वर्णन करता है, उसको बताना है, ठीक है। इसको आप लोग देखिए दोस्तों कई बार पढ़ चुके हैं, ये लगातार कई बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन, हाँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए इसका देख लीजिए, इसका बी ऑप्शन सही होगा, यह प्रोग्राम और रोम से निष्पादित होता है जब कंप्यूटर चालू होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, CPU का वह भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है और जो संग्रहित प्रोग्रामों को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेतक का प्रयोग करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है। उसे जाना जाता है कंट्रोल यूनिट, जिसे CPU कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, एक संसाधक के आंतरिक डेटाबेस में बिट्स की संख्या होती है जिसे संसाधक एक बार में संसाधित कर सकता है, तो क्या होता है वर्ड लेंथ, ठीक। इसकी व्याख्या देख लीजिए,
वर्ड लेंथ, आंतरिक डेटाबेस रजिस्टर ALU आदि की चौड़ाई पर निर्भर करता है। एक प्रोसेसर के बारे में जितना बिट प्रोसेस कर सकता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कौन सा कंप्यूटर पेरिफेरल आपको भौतिकी, छवि या दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाने और उसे डिजिटल छवि के रूप में अपने कंप्यूटर पर सहेजने की सुविधा प्रदान करता है? तो होता है स्कैनर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अंडू फंक्शन का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? अंडू का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल और जेड। ठीक है, कंट्रोल जेड जो होता है ये अंडू का शॉर्टकट फंक्शन होता है, शॉर्टकट। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लीजिए। कर्ल से क्या होता है? कर्ल और वी ये कहते हैं पेस्ट करते हैं, कर्ल और सी से कॉपी करते हैं, और कर्ल और एक्स से अगर एक्स करेंगे तो कट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कंप्यूटर तथा टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीबोर्ड की क्वेर्टी शैली विधि का आविष्कार किसने किया था? तो इसकी शैली का आविष्कार किसने किया था? ये किया था क्रिस्टोफर थैलम सोल। किसने किया था? क्रिस्टोफर थैलम सोल ने। चलिए अगला प्रश्न देखिए। इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? तो किया जाता है ऑप्टिकल मार्क पहचान, ऑप्टिकल मार्क रीडर बोलते हैं उसको, ऑप्टिकल मार्क पहचान। ठीक, देखिए ये ग्राम विकास अधिकारी 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। ऑप्टिकल मार्क रीडर एक इनपुट डिवाइस है। क्या है ये? इनपुट डिवाइस है। इसका इस्तेमाल उन जानकारियों को लेने के लिए किया जाता है जिन्हें हम किसी भी मार्क निशान द्वारा पेज पर डालते हैं। इसका उपयोग प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के लिए किया जाता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में, बहुत सारे एग्जामों में ये पूछा गया है। ठीक है, तो जो परीक्षाओं की पुस्तिकाओं की जांच करते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, और ये कौन सा डिवाइस है? ये इनपुट डिवाइस होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रिंट के दौरान गैर प्रभाव वाले प्रिंटर पेपर को स्पर्श नहीं करते हैं। वे कागज पर प्रतीकों को छापने के लिए रासायनिक गर्मी या विद्युत संकेतों का उपयोग करते हैं। इनमें से कौन सा गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वो होता है डाटा मैट्रिक्स। ठीक, देखिए ये भी ग्राम विकास अधिकारी के एग्जाम में पूछा गया है 2018 में, सेकंड शिफ्ट में। ठीक, तो कौन सा होगा? डाट मैट्रिक्स, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है ये। इसकी व्याख्या देख लीजिए। डाट मैट्रिक्स एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, अतः यह प्रिंटर करते समय बहुत शोर करता है। इस प्रिंटर के प्रिंट हेड में अनेक पिनों का एक मैट्रिक्स होता है और प्रत्येक पिन एक रिबन और कागज पर स्पर्श से डॉट छपता है। अनेक डॉट मिलकर एक कैरेक्टर बनाते हैं। डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ड्रम आदि इन प्रिंटर की उदाहरण हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सा है जो किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेज या प्राप्त कर सकते हैं? तो क्या होते हैं? वो फैक्स मशीन होते हैं। इसका बी ऑप्शन सही होगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। फैक्स मशीन ऐसा उपकरण है जिसका इस्तेमाल डॉक्यूमेंट को डिजिटल रूप में भेजने के लिए होता है।
इसमें टेलीफोन लाइन के माध्यम से चित्र और टेक्स्ट को भेजा जाता है। इसका उपयोग 1865 से शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो इनपुट डिवाइस का उदाहरण क्या नहीं होता है? प्रिंटर नहीं है, ठीक है, बल्कि कीबोर्ड, स्कैनर, माउस ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस है। लेकिन प्रिंटर क्या होता है? ये आउटपुट डिवाइस होता है। ये बाहर चीजों को प्रिंट करके बाहर निकालता है, तो ये आउटपुट डिवाइस हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसकी व्याख्या देख लीजिए। इनपुट डिवाइस एक विद्युत यांत्रिक युक्ति है जो डेटा और अनुदेशों को स्वीकार कर उसे कंप्यूटर के प्रयोग लायक बनाता है। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, कैमरा, जॉयस्टिक, टच पैड इत्यादि इनपुट डिवाइस हैं, जबकि प्रिंटर, प्रोजेक्ट, स्पीकर, मॉनिटर इत्यादि आउटपुट डिवाइस हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? अब इसमें बताना है इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है, बताइए। फिर प्रिंटर देखिए, प्रिंटर है ना, ये आउटपुट डिवाइस होता है। देखिए ग्राम पंचायत अधिकारी 2016 के एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक, तो कंप्यूटर में जो प्रिंटर होगा ये आउटपुट डिवाइस होगा, बाकी सब माउस, कीबोर्ड, स्कैनर ये सब इनपुट डिवाइस है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए यहाँ पे आउटपुट डिवाइस बताया गया है। आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, कार्ड रीडर, टेप रीडर। ठीक, अगला प्रश्न है कंप्यूटर माउस किस प्रकार की डिवाइस है? अब देखिए माउस क्या है? ये इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, माउस क्या है? इनपुट डिवाइस। चलिए फिर से देख लीजिए इनपुट डिवाइस क्या क्या होता है। माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, स्कैनर, ओसीआर ये सब क्या है? ये सब इनपुट डिवाइस हैं। वहीं आउटपुट डिवाइस देखिए, आउटपुट डिवाइस क्या होता है? मॉनिटर, वीडियो, स्पीकर, प्रिंटर ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कंप्यूटर की कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाएं होती हैं? तो कंप्यूटर कीबोर्ड में कितनी होती हैं? वो होती हैं 26। ठीक, जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में पूछा गया है ये 2015 के एग्जाम में। इसकी व्याख्या देख लीजिए। कंप्यूटर कीबोर्ड में कुल 26 वर्णमालाएं होती हैं तथा कीबोर्ड में सामान्यतः 102 की होती है। की 3 प्रकार की होती है, अल्फा न्यूमेरिक, फंक्शन की और स्पेशल की। चलिए अब देखिए